हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल हाइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 2 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केरला के सीएम को फेमा वायलेशन के ग्राउंड पे नोटिस भेजा हुआ है। अब इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा फेमा क्या है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा मसाला बॉन्ड्स क्या है। इन दोनों से कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फॉरेन मिनिस्टर ने ग्लोबल बायो टेररिज्म के रिस्क के ऊपर बातें कही हैं। मैं बताऊंगा कि बायो टेररिज्म क्या होता है। अब ये जो बात हुई है ये किस चीज़ पे हुई है? 50 ईयर्स ऑफ BWC। मैं समझाऊंगा BWC है क्या, बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, आज की इस जियोपॉलिटिक्स में इसका खतरा इतना क्यों बढ़ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया एक्सपैंड करेगा हिरॉन MK2 ड्रोन्स की फ्लीट को आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन। ये बात हुई है। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा हिरॉन MK2 ड्रोन्स क्या होते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, और इसमें जो UAVs होते हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और आप देखेंगे GS 323 में ही क्वेश्चन UAVs के बारे में पूछा गया है। आप एक बार इसको पढ़िएगा और ये जो आर्टिकल आपको मैं समझाऊंगा उस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 14 मंथ के लो पे गिरी है। मैं आपको बताऊंगा आखिर ये है क्या। यहीं पे आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस UPSC पूछ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बायो रिमीडिएशन के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बायो रिमीडिएशन कैसे एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने में मदद करता है, क्या प्रोसेस होता है और कैसे इससे UPSC ने सवाल पूछा है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल हाइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज बेटा थोड़ा सा लेट हो गया है, एज आई कैन सी ये मैं 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, टू मेक श्योर कि आपका लैग ना हो। अगर आप सुबह उठेंगे तो 15 से 20 मिनट एक बार इसको देखिएगा, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा ताकि आपका जो गैप हो वो ना बने किसी भी तरीके से पेपर में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल बात कर रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो केरला के सीएम हैं पिनराई विजयन, उनको शो कॉज नोटिस भेजा गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। रीजन क्या है? रीजन ये कि भैया फेमा के वायलेशंस के एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं, दैट टू पर्टिकुलरली मसाला बॉन्ड के रिगार्ड में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो आर्टिकल है ये बात पर्टिकुलरली किस चीज पे कर रहा है? ED ने एक सम्मन भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि इन्होंने फेमा वायलेट किया है रिलेटेड टू मसाला बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके स्टैटिक पोर्शन क्या मिले? एक तो फेमा मिला, एक तो मसाला बॉन्ड मिला। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ मसाला बॉन्ड क्या होता है। मसाला बॉन्ड में एक शब्द देखो, बॉन्ड मतलब क्या होता है? पैसा किसी को देना। मसाला मतलब स्पाइसेस जैसा साउंड हो रहा है, नहीं हो रहा? तो जब कभी मसाला बॉन्ड आप सुनो तो बेसिकली ये इंडिया के रेफरेंस में कि इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी के रिगार्ड में यूज होता है। सो व्हेन यू आर सेइंग मसाला बॉन्ड तो इसका मतलब होता है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। मतलब जब कभी भी फॉरेन मार्केट में, मतलब जैसे लंदन हो गया, सिंगापुर हो गया, ये दूसरी मार्केट्स हो गई, वहां पर कोई भी बॉन्ड्स इशू किए जाएं पर्टिकुलरली वो रुपी में रहें। जैसे बॉन्ड्स किस में इशू होते हैं? कहते हैं भैया हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं डॉलर में, लेकिन जब बॉन्ड्स को इशू किया जाए रुपी में तब वो मसाला बॉन्ड कहलाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए कौन इशू करता है? इंडियन एंटाइटीज जैसे गवर्नमेंट बॉडीज, PSU, NBFCs के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आपको मैंने बताया भी है। प्राइवेट कंपनी, ये सब क्या है? ये सब इशू करती है मसाला बॉन्ड्स को। अब यहाँ पे क्या होता है? ये इंडियन रुपीस में बोरो किए जाते हैं, फॉरेन करेंसी में नहीं बोरो किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो फंड कलेक्ट होता है इसका इस्तेमाल पर्टिकुलरली कहाँ पे होता है? अगर आप ध्यान दोगे तो इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता पहले वो समझ जाओ, ताकि आप ये समझ जाओगे कहाँ कहाँ होता है। तो रियल एस्टेट में अगर कभी भी मसाला बॉन्ड से पैसा लिया गया है, मान लो एक एक्स इंसान है, उसने मसाला बॉन्ड इशू किया यूरोप में, मतलब रुपी में इशू किया, तो उसे मिला, तो अब ये जो पैसा मिलेगा इसका इस्तेमाल वो रियल एस्टेट में या फिर जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो RBI ने रेस्ट्रिक्ट कर रखी है उन सब में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पर्टिकुलरली ये रोक है उसमें। अब यहीं पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि फेमा है। फेमा 1999 एक्ट के ऊपर बात करते हैं। ये क्या है? यहाँ पे ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और एक्सटर्नल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसमें मेन पर्पस क्या था? प्रमोट करना ऑर्डरली डेवलपमेंट पूरी की पूरी फॉरेक्स मार्केट में। नेचर क्या है? बेसिकली सिविल लॉ है, कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है ये। अगर मैं फीचर बताऊं तो यहाँ पे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं और उसमें क्या होता है? करंट और कैपिटल। आपको याद होगा आज मैंने आपको समझाया था क्लास के अंदर करंट और कैपिटल अकाउंट के भी रिगार्डिंग में।
अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो भी बच्चों तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं समझी होगी, लेकिन आप बीओपी जब पढ़िए तो वहाँ पे आप नोटिस करिए बीओपी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, यहीं पे बीओटी होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे कहते हैं। तो ये जो फेमा है, फेमा का एक मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट होता है, जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, उन सब में एक प्रॉपर रेगुलेशन हो सके, उसके लिए फेमा एक्ट लाया गया था। उसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे। तो जो पिनराई विजयन के ऊपर एक नोटिस भेजा गया है वो किस लिए, कि भैया उन्होंने फेमा के कुछ वायलेशंस को या फेमा के कुछ प्रोविजंस को वायलेट किया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन, आईएफसी मसाला बॉन्ड समटाइम सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आईएफसी विच ऑफर्स दीज बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक के अलग अलग क्या है, आर्म्स है, जिसमें आईएफसी भी एक आर्म है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये कह रहे हैं दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, बिकॉज मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विच आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर देखिए यूपी पीसीएस 2013 में क्या पूछा है, फेमा के बारे में पूछा है कि भैया कौन से ईयर में इंप्लीमेंट किया गया। तो आप बोलोगे 2000 में, 1999 में आया था, फिर आपका 2000 में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, पहले आपको मैं ये आर्टिकल का करंट बता देता हूं। तो जो इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 14 मंथ के लो पे आ चुकी है। ठीक है, वो ड्रॉप हो चुकी 0.4% इन अक्टूबर 25। अब लेटेस्ट आईआईपी की ग्रोथ देखी जाए, अब यहाँ पे आईआईपी एक स्टैटिक टर्म हो गया। ठीक है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। और मैं अगर पॉइंट बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कमी दिखी है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में कमी दिखी है, मैन्युफैक्चर में कमी दिखी है। तो क्वेश्चन होता है क्या सर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ लो एक बार। पढ़ने से क्या होगा, आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, आईआईपी के बारे में पढ़ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या होता है, बेसिकली ये एक लिस्ट होती है जहां पे इंडिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका इंडेक्स बनाना ही आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। ये क्या होता है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये क्या करता है, मेजर करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ होता है। कौन रिलीज करता है? एनएसओ रिलीज करता है। अब इतनी सारी लिस्ट में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की है, उसमें से कुछ लिस्ट को जब बाहर निकाल लिया जाए, मतलब यहां से 8 इंडस्ट्रीज बाहर निकाल ली जाए जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हीं को कहा जाएगा 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो यहां पे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से ही निकाली गई इंडस्ट्रीज हैं, जिनका वेटेज 40% तक है, जिसमें कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, जैसे आप नोटिस कर रहे हो, ये सारी की सारी लिस्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसका नंबर भी ध्यान रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको पढ़िएगा, कनेक्शन बिटवीन आईआईपी एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक, बेनिफिट्स क्या है दोनों के लिए मॉनिटर करना। भैया यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे अर्ली फोरकास्टिंग होगा। अगर दोनों की मॉनिटरिंग होगी, कौन सी, जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और 8 कोर इंडस्ट्रीज, अगर इन दोनों को सही से मॉनिटर किया जाएगा तो फोरकास्टिंग इसकी सही हो पाएगी, पॉलिसी में अलाइनमेंट सही से हो पाएगा। क्योंकि अगर आईआईपी पे फोकस कर दिया गया तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, लेकिन अगर उसमें से केवल हमने उन चीज़ों में फोकस किया जो कि 40% वेटेज लेके जा रही हैं, जो कि 8 कोर हैं, तो अगर उसको अलाइन कर देंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा इन सब चीजों से। ठीक है, चलो अब ये देखिए 2012 क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़िएगा, आप आसानी से खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, आप 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए, कहाँ पे इसकी सीक्वेंसिंग के बारे में बेसिकली पूछा गया है, कौन कौन से इसके हिस्से हैं। तो बगल मैंने आपके सामने स्नैप भी दिया है, एक बार इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद यहाँ से रिलेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए 2015 में इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, इंडिया की आर्म फोर्सेस ने अब नई इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स दी हैं, किसको, इजराइल को दे रखे हैं। किस लिए, इजराइल के हिरॉन MK2 UAVs जो हैं वो अब प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। आर्मी और एयरफोर्स ऑलरेडी इसको ऑपरेट कर रहे हैं और इसको ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इंडियन नेवी भी इसको क्या करेगी, एक्वायर। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो हिरोन ड्रोन्स है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इसका काफी ज्यादा रेलेवेंस बढ़ गया था। ठीक है, तो अगर मैं हिरोन UAE के बारे में बताऊं तो इसमें कहते हैं कि आपका मेल ड्रोन है, बेसिकली मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहे जाते हैं, जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या है, इसका एडवांस वर्जन जो है उसमें आपको सैटकॉम मिलेगा, मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिलेगा, लॉन्गर एंड्योरेंस रहेगा, एल्टीट्यूड हाई रहेगा। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, सर्विलांस में, बॉर्डर मॉनिटरिंग में, इंटेलिजेंस और टारगेट ट्रैकिंग में कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑल वेदर UAVs होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है UAVs, व्हाट इज UAV। तो अगर UAV आपको पढ़ना है तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल
आपके क्या होते हैं? तो आप बोलोगे सर ये एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि विदाउट पायलट ऑन बोर्ड ऑपरेट किए जाते हैं, रिमोटली ऑपरेट होते हैं। इसका पर्पस क्या है मैंने ऑलरेडी बताया, मिलिट्री हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, बॉर्डर मॉनिटरिंग और एग्रीकल्चर मैपिंग के लिए। एडवांटेजेस अगर पूछे जाएं तो क्या बोलोगे? सर यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जो ह्यूमन पायलट्स का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, साथ ही साथ जो रिमोट और डेंजरस एरियाज हैं वहां पे एक्सेस थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यूपीएससी 25 का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूएवी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। क्या ऐसा है? ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। क्या ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कर सकते हैं क्या? भैया यूएवी तो बहुत टाइप्स के हैं, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो टेक ऑफ भी करेंगे, कुछ आपका बोलते हैं ना डायरेक्टली भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑल तो नहीं होंगे। क्या ऑल ऑटोमेटेड होवरिंग करेंगे? जरूरी नहीं है। क्या ऑल बैटरी ओनली से ऑपरेट होंगे? जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक भी नहीं सही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इसके ऊपर बात कर रहा है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को 50 साल हुए, जहां पे एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि भैया इस समय जो हमारा बायो टेररिज्म थ्रेट है उसके लिए वर्ल्ड तैयार नहीं है, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भैया पहली बात तो कंप्लायंस सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, परमानेंट टेक्निकल बॉडी नहीं है, मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट को ट्रैक किया जा सके। तो इन्होंने कहा है कि ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, मतलब जो बायोलॉजी से बने हुए वेपन्स होते हैं, बायो से बने हुए वेपन्स होते हैं, उनके लिए जो कन्वेंशन बनाया गया था उसका नाम बीडब्ल्यूसी था। तो उन्होंने कहा भैया मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए बेसिकली बीडब्ल्यूसी में। अब यहाँ पे वर्ड समझाता हूँ, बायोटेररिज्म। यहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स का यूज किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा इलनेस, डेथ और पैनिक क्रिएट करने के लिए। अगर मैं इसमें एजेंट्स बताऊं तो इसमें एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, ये सारी बीमारियां हैं जो होती हैं। टारगेट्स ह्यूमन, एनिमल, क्रॉप्स को भी किया जा सकता है। इनको बहुत ही हार्ड होता है डिटेक्ट करना, क्योंकि इसके सिम्टम जो हैं बहुत अर्ली नहीं होते हैं, थोड़ा डीले के बाद इनके सिम्टम धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। और अगर ये फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। पर्टिकुलरली इसी में बहुत अच्छे से बायोसिक्योरिटी होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2020 का क्वेश्चन। यहां पे क्या पूछा गया, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हेग कन्वेंशन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या अल्मा आटा क्या है? हेल्थ केयर के लिए है। फिर तलानोवा किस लिए? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए है। अंडर 2 कोलिशन, जैसे वर्ड में देखो अंडर 2, कहीं ना कहीं बात हो रही ना अंडर 2 क्लाइमेट, तो यहाँ पे चाइल्ड राइट कहाँ पे आ गया? तो 1 and 3 इज द राइट वन। यहाँ पे मैंने आर्टिकल से क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन के द्वारा, तो आपको बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट आर्टिकल्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है बायो रिमीडिएशन के ऊपर। पॉइंट क्या है, व्हाई डज इंडिया नीड बायो रिमीडिएशन। पहले आपको मैं समझाता हूं होता क्या है। बायो मतलब क्या होता है? बोलो सर बायो मतलब ऐसी चीज जो लिविंग बीइंग है। बेसिकली अगर आप देखोगे डेड और डीके मैटर, पर्टिकुलरली वो ऑर्गेनिक भी होगा, तो क्या उसे बायो भी नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। तो यहाँ पे क्या होता है बायो रिमीडिएशन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है डिग्रेड करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए पॉल्यूटेंट्स को। मतलब बेसिकली अगर ये गंदगी यहाँ पे कूड़ा हो रखा है तो इस कूड़े को अगर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, डिग्रेड करना है बेसिकली, तो क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी लाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब बायो हैं, ये सब ऑर्गेनिक चीज हैं। तो ये बायो रिमीडिएशन, रिमीडी मतलब क्या होता है? सही करना। तो बायो का इस्तेमाल करके रिमीडी देना पॉल्यूशन की। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं हार्मलेस बाय प्रोडक्ट्स जैसे वाटर, CO2 ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो इनसाइटू होता है, एक एक्साइटू होता है। इनसाइटू क्या होता है? इनसाइटू मतलब क्या होता है, जहां पे पोल्यूशन हुआ है उसी साइट पे ट्रीट कर देना, जहां पे पोल्यूशन है वहीं पे ट्रीट कर देंगे। एक्साइटू में क्या होगा, यहां पे पोल्यूटेड मटेरियल को उठाया जाएगा और एक जहां पे ला करके कंट्रोल्ड फैसिलिटी में उसको प्रॉपर तरीके से डिग्रेड किया जाएगा। तो इंडिया में इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रिवर पॉल्यूट हो रहे हैं और ऑयल लीक्स हो रहा है, पेस्टिसाइड्स बढ़ रहे हैं और हैवी मेटल्स भी बढ़ रहे हैं। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि बायो रिमीडिएशन भी उसी रफ्तार में हो। ट्रेडिशनल क्लीनअप्स जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव होते हैं और इससे सेकेंडरी पॉल्यूशन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। जो बायो रिमीडिएशन होता है वो चीप, स्केलेबल और सस्टेनेबल कहीं ना कहीं कहा जाता है। अगर मैं ग्लोबल प्रैक्टिस की बात करूं तो जापान में माइक्रोबियल प्लांट बेस्ड अर्बन वेस्ट क्लीनअप भी किया जाता है। यहीं पे आपको याद होगा
मीरायाकी मेथड नाम का भी एक अर्बन फॉरेस्ट्री मेथड है जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से है, जापान का है ये। फिर यहीं पे आप नोटिस करोगे ईयू में भी क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट्स हैं, वो पर्टिकुलरली किसका यूज कर रहे हैं, बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रिवर्स को, लैंड को, इंडस्ट्रियल साइट्स को रिस्टोर करे। अब रिस्टोरेशन के लिए जब करेगी तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होगी बायोटेक में, इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग में। रिस्क और प्रिकॉशंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो जीएम माइक्रोब्स होते हैं इनकी केयरफुल मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि इकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो प्रिवेंट किए जा सकें। अब इसके लिए क्या है, बायोसेफ्टी गाइडलाइंस होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है और ट्रेंड पर्सनल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से रीजनल बायो रिमीडिएशन हब्स का प्रपोजल दिया जा रहा है जिससे रिसर्च इंडस्ट्री और ज़्यादा कोलैबोरेट कर सके गवर्नमेंट के साथ, और जब ये कोलैबोरेशन अच्छा होगा तो ओवरऑल लेवल पे बायो रिमीडिएशन अच्छा होगा और जो इंडिया का एक्चुअल पोटेंशियल है बायो रिमीडिएशन के रिगार्ड में वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो 2017 में क्वेश्चन देखिए किसके ऊपर पूछा गया है, बायो रिमीडिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया बायो रिमीडिएशन टेक्निक के बारे में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्लीनिंग अप pollution by enhancing same biodegradation process। क्या ये सही है? Absolutely। Any contaminants with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated। अरे भाई जो बायोरिमीडिएशन टेक्निक होती है इसमें ये तो बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहारा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ट्रीट कर देंगे जितने भी हैवी मेटल्स हैं। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, उनके अंदर की क्षमता तभी पता लगेगी ना जब वो होगा। बट यू कांट से दैट द मोमेंट यू विल पुट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और दिस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन द होल वेस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा हैवी मेटल कैडमियम सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो गलत है। फिर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर माई बायोरेमेडिएशन। क्या ये नहीं हो सकता? ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसके आगे क्वेश्चन टैग लगा दीजिए। क्वेश्चन टैग जब लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा कि क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया जा सकता है बायो रेमिडिएशन में या नहीं लिया जा सकता। जब ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा लिया जा सकता है। तो 1 and 3 इज द राइट वन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कभी भी यूपीएससी का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो पहले आप इसकी डायरेक्टिव लाइन को पढ़िए, क्या कह रहा है। द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग तब आप आगे आने वाले क्वेश्चन को एड्रेस पढ़ कर पाओगे। कह रहा है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन, मतलब यहां पे कह रहे हैं कि आपको कंसिडर करने दिए गए नीचे 3 स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स विद पोल्यूशन प्रॉब्लम, और फिर उन्होंने पर्टिकुलरली कहा बायो रेमिडिएशन के बारे में। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।